वेलकम बैक टू बैक वेंचर्स। मैं देवेंद्र यादव आपको पढ़ा रहा था सर्वेइंग, जिसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, जिसमें हमारा पहला पॉइंट था प्राइमरी सर्वे, जिसके दो पार्ट्स थे, प्लेन सर्वे एंड जियोलॉजिक सर्वे, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। आज हम शुरू करेंगे सेकेंडरी सर्वे। सेकेंडरी सर्वे में हमारा पहला पॉइंट है लैंड सर्वे। लैंड सर्वे क्या होता है? पृथ्वी के स्थलीय भूभाग का जो सर्वेक्षण कार्य किया जाता है वो आता है हमारा लैंड सर्वे के अंतर्गत। पहला पॉइंट है इसमें टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है? पृथ्वी के टोपोग्राफी के बारे में, जैसे कि उसकी नेचुरल टोपोग्राफी क्या है, नदी कहाँ पे है, पहाड़ कहाँ पे हैं, तालाब कहाँ पे हैं, जंगल कहाँ पे है, या फिर कोई मैन मेड स्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल टोपोग्राफी, रोड नेटवर्क किस प्रकार का है, रेलवे लाइन किस प्रकार की है, उस पूरे पूरे टोपोग्राफी का जो स्टडी किया जाता है वो कहलाता है हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे। थर्ड पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कैडस्ट्रल सर्वे, जिसका दूसरा नाम है पब्लिक लैंड सर्वे। पब्लिक लैंड सर्वे यानी कि ये रिलेटेड है पब्लिक से डायरेक्टली। जैसे कोई ओनर अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है या फिर किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो वो कैडस्ट्रल सर्वे के अंतर्गत ही आता है कि उसकी बाउंड्री लाइन को फिक्स किया जाएगा, या फिर कोई म्यूनसिपल वर्क है उसको करने के लिए, या फिर उसकी एरिया क्या है उसका डिटर्मिनेशन करने के लिए, या फिर टू फिक्स प्रॉपर्टी लाइन कि उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, उस एरिया को डिटर्मिनेशन करने के लिए जो हमारा सर्वे किया जाएगा वो कहलाता है कैडस्ट्रल सर्वे। ये बेसिकली जो है हमारा पटवारी के द्वारा किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा सिटी सर्वे, यानी कि शहर के बारे में जो सर्वेक्षण किया जाता है कि शहर में किस प्रकार से हमारा रोड नेटवर्क है, सीवर लाइन सिस्टम है, टेलीफोन लाइन सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, ताकि भविष्य में अगर शहर में कोई प्रॉब्लम आती है वाटर सप्लाई को लेकर या फिर सीवर सप्लाई को लेकर, सीवर का पाइप कहीं लीकेज करता है, तो उसको सिटी सर्वे द्वारा जो प्राप्त ड्राइंग होती है उसको स्टडी करके कि उसकी स्लोप किधर रखना है किधर नहीं रखना है, वो सारी स्टडी जो की जाती है वो हमारा आता है सिटी सर्वे के अंतर्गत। फिफ्थ पॉइंट है हमारा हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है हाइड्रो, यानी कि ये वाटर से रिलेटेड सर्वे होता है। सर्वे अंडर वाटर बॉडीज, मतलब वाटर बॉडीज के अंदर जो सर्वे किया जाता है वो कहलाता है हमारा हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। जैसे कि मीन सी लेवल को फिक्स करना हुआ, या फिर पानी में रास्ते का पथ प्रदर्शन करना हुआ नेविगेशन सिस्टम के लिए, जैसे कि जो हमारी जहाज़ें होती हैं पानी में चलती हैं, जिस प्रकार हम रोड पे बाइक या फिर कार चलाते हैं तो उसका रास्ता फिक्स होता है कि रोड नेटवर्क कहाँ से है और किधर जाना है, उसी प्रकार हमारा वाटर बॉडीज में भी रास्ते होते हैं जो कि तैयार किए जाते हैं हाइड्रोग्राफिकल सर्वे के द्वारा ही। सिक्स पॉइंट है हमारा जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे जो होता है टू फिक्सिंग द सॉइल स्टेटा अंडर और बिलो द अर्थ सरफेस, मतलब कि जियोलॉजी के बारे में जो सर्वे बताता है कि अर्थ की जियोलॉजी किस प्रकार की है, सॉइल की, पृथ्वी के अंदर जो है सॉइल किस प्रकार से है, कितनी लेयर में जो है सैंड है हमारा या फिर क्ले है, ये सारी मिनरोलॉजी के बारे में बताएगा, वो कहलाता है जियोलॉजिकल सर्वे। सेवेंथ पॉइंट है हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ये किसी वैल्यूएबल मिस्ट्री को पता करने के लिए, जैसे कि फॉसिल्स हुआ या स्केल्टन हुआ या फिर कोई प्राचीन समय की कोई मिस्ट्री है, उसका उजागर करने के लिए जो सर्वे किया जाता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे के द्वारा, वो कहलाता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे। अगला पॉइंट है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि ये तारों के बारे में या फिर सैटेलाइट के बारे में ये सर्वे है। इसका मुख्य एक पॉइंट और भी है टू फाइंडिंग द सोलर मीन टाइम, कि सोलर मीन टाइम को पता करना हुआ या फिर तारों की सही स्थिति पता करनी हुई या चाल पता करना हुआ, इसके लिए जो सर्वे यूज किया जाएगा वो कहलाता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। नाइन्थ पॉइंट है हमारा माइन सर्वे। माइन सर्वे में नाम से प्रतीत होता है कि ये माइनिंग से संबंधित है। पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई पे हमारा मिनरल्स है, आयरन हो गया या फिर कोल हो गया, जैसा कि कुछ दिन पहले यूपी के सोनभद्र जिले में सोने की खान का पता लगाया गया, वो भी हमारा माइन सर्वे के अंतर्गत ही आता है। अगला पॉइंट है हमारा एरियल सर्वे। एरियल सर्वे हवाई सर्वे इसे कहते हैं, जहाँ पे
मनुष्य का ऐसे जाना संभव ना हो, जैसे कोई जंगल हो गया या फिर कोई वाटर बॉडीज हो गई। अगर पूरे एरिया का सर्वे करना है तो उस टाइम बड़े से एरिया का सर्वे करने के लिए हमें एरियल सर्वे का सहायता लेना पड़ता है। एरियल सर्वे में क्या किया जाता है, हेलीकॉप्टर में या एरोप्लेन में कैमरे फिक्स कर दिए जाते हैं और पृथ्वी के ऊपर से उस पूरे एरिया का फ़ोटो खींचा जाता है और बाद में उसे मैप में प्लॉट कर लिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इस अगला पॉइंट है हमारा स्केल। स्केल क्या होता है? स्केल एक प्रकार से टेक्निक है जिसके द्वारा ग्राउंड की डिस्टेंस को मैप में या पेपर में रिप्रेजेंट किया जाता है। स्केल बराबर होता है मैप की डिस्टेंस ऑब्लिक ग्राउंड डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े से भूभाग को अगर पेपर पे दिखाना है तो कैसे दिखाया जाएगा, उसके लिए हमें स्केल की ज़रूरत पड़ती है। स्केल का रिप्रेजेंटेशन निम्न 4 प्रकार से किया जाता है। जैसे कि पृथ्वी पे अगर 10 मीटर है, 10 मीटर की लंबाई अगर पृथ्वी पे है तो इसको पेपर पे 10 मीटर में तो दिखाएंगे नहीं, इसको छोटे भाग में दिखाया जाएगा, तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा, वही हमारा स्केल के थ्रू किया जाता है। तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन होता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि पृथ्वी का 10 मीटर पेपर पे 1 सेंटीमीटर में ही रिप्रेजेंट होगा। दूसरा पॉइंट है जिसको हम 1 सेंटीमीटर ऑब्लिक 10 मीटर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है 1 सेंटीमीटर रेशियो 10 मीटर, इसको स्केल को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये कैसे होता है? आरएफ में क्या किया जाता है, स्केल ही है एक प्रकार से जो बेसिकली देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन सर्वे जो भी कार्य किया जाता है मैक्सिमम इसी से किया जाता है। आरएफ में क्या किया जाता है कि दोनों साइड की, जैसे कि हमारा 1 सेंटीमीटर अगर पेपर पे है और बराबर है 10 मीटर अर्थ के, इसको क्या किया जाएगा, दोनों साइड, यानी कि इधर सेंटीमीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर किया जाएगा। तो बाद में जो आती है यूनिट हमारी वो कैंसिल आउट हो जाती है। सेंटीमीटर बाद में अगर मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं वो भी सेंटीमीटर में इधर आ जाता है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाती है। चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारा स्केल है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 20 मीटर को, इसका मतलब ये हुआ कि पेपर पे 1 सेंटीमीटर पृथ्वी पे 20 मीटर के बराबर होगा। इसका आरएफ कैसे निकलेगा? मैंने बताया था आरएफ इक्वल टू मैप, यानी कि मैप में क्या है 1 सेंटीमीटर है जो कि ऊपर रहेगी वैल्यू हमारी, और अपॉन अर्थ डिस्टेंस यानी कि 20 मीटर ये रहेगा हमारा नीचे। 1 सेंटीमीटर बाई 20 गुणे, अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाद में हमारा ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको आरएफ बोलते हैं 1/2000। मैंने मैप क्या होता है, प्लान क्या होता है इसको बता रखा है। मैप जो है हमारा लार्ज एरिया के लिए दिखाया जाता है जिसकी स्केल जो होती है छोटी होती है। जैसे कि भारत का नक्शा बनाना हुआ, ये बहुत बड़ा एरिया है, तो इसको छोटे स्केल में कन्वर्ट करके पेपर पे दिखाया जाएगा। प्लान क्या होता है, स्मॉल एरिया के लिए दिखाया जाता है और इसकी स्केल जो होती है बड़ी होती है। जैसे कि अगर घर बनाना हुआ तो उसके लिए जो भी हमारा बाथरूम हुआ, किचन हुआ, इसकी ड्राइंग जो होती है बड़े स्केल पे कन्वर्ट की जाती है ताकि अच्छे से उसको समझा जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि इसमें से लार्जेस्ट स्केल कौन सी है। फर्स्ट है हमारा कि 1 सेंटीमीटर 300 मीटर को दिखाता है। दूसरा है कि 1 सेंटीमीटर 50 मीटर को दिखाता है। थर्ड जो है 1:200, ये ऑलरेडी आरएफ में दे रखा है। फोर्थ है हमारा 1 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर को दिखाता है। तो इसको समझने के लिए कि लार्जेस्ट स्केल मतलब बड़ी स्केल कौन है, तो सबसे पहले इन सारी वैल्यूज को हम आरएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट होगा हमारा 1 सेंटीमीटर ऑब्लिक 300 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाएगा, तो जिसमें 100 का मल्टीप्लाई किया जाएगा
तो बाद में जाके हमारी वैल्यू हो जाएगी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी हमारी 1/30,000। सेकंड के लिए 1 सेंटीमीटर और 50 मीटर, 1 सेंटीमीटर हमारी ऊपर रहेगी, 50 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाएगा, तो 100 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिससे इसकी RF की वैल्यू आएगी 1/5000। थर्ड जो कि ऑलरेडी RF में दे रखा है 1/200। फोर्थ है हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर 50 सेंटीमीटर, ऑलरेडी ये दोनों सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो RF की वैल्यू आएगी 1/50। यहाँ से एक चीज़ प्रतीत होता है कि जिसका जो हर की वैल्यू होती है, मतलब जो नीचे ऑब्लिक में है, जितनी ये वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी इसकी टोटल वैल्यू छोटी होगी, मतलब वो जो होगा छोटा स्केल होगा, और जितनी इस हर की वैल्यू कम होगी, चूँकि ऊपर तो सबका सेम है, 1 है 1, इसलिए यहाँ से हमारा RF की वैल्यू जो है फोर्थ जो 1/50 है, इसकी वैल्यू इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो हमारा पूछा था लार्जेस्ट स्केल वो हमारा होगा फोर्थ। यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है, ग्रेटर द RF ग्रेटर द स्केल, मतलब RF की वैल्यू जिसकी बड़ी होगी वो स्केल उतनी ही बड़ी होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 50 मीटर को। दूसरा है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि हमारा लार्जेस्ट स्केल कौन सा है। दूसरा ऑलरेडी फ्रैक्शन में दे रखा है 1:4200। थर्ड है हमारा 1:3 दे रखा है। फोर्थ है हमारा 1 सेंटीमीटर और 50 किलोमीटर। तो इसको भी कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इनको RF में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि इस प्रकार आता है। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने दिया जाता है और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी वैल्यू इतनी आती है 5000 के समथिंग। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाता है और बाद में इसकी RF की वैल्यू आती है 1/5000। सेकंड का ऑलरेडी दे रखा है, थर्ड का भी दे रखा है, फिफ्थ को किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं और बाद में सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कैंसिल आउट कर देते हैं, इसकी RF की वैल्यू इतनी आ जाती है। तो यहाँ से एक चीज़ प्रतीत होता है कि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जिसका नीचे की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना छोटा होगा, और जिसकी नीचे की वैल्यू मतलब हर की वैल्यू जितना कम होगा, तो इन चारों में सबसे कम किसकी वैल्यू है, ये बी वाले की है नीचे की वैल्यू, यानी कि टोटल इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, ये कहलाएगा हमारा बड़ी स्केल। अगला पॉइंट हमारा, इसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाता है। मेन स्केल को ऐसे दिखाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल किस लिए प्रयोग किया जाता है, एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए वर्नियर स्केल प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार से सेकेंडरी यूनिट होता है मेन स्केल का। इसको हम इस प्रकार समझेंगे, यहाँ पे वो रीडिंग दे रखी है, ये एरो किस रीडिंग को दिखा रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी, जैसा कि मैंने बताया कि वर्नियर स्केल जो है एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे ड्राइंग से हम समझेंगे कि वर्नियर स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पे जो रीडिंग दिखाई गई है हमारी, ये तो पता चल रहा है कि ये 4 से बड़ी है वैल्यू, और 1 और 2 मतलब 4 के बाद 2 पॉइंट आगे है, लेकिन 2 के आगे कितनी आगे है, इस जो बीच का मेजरमेंट है इसको करने के लिए हमें वर्नियर स्केल की मदद लेनी पड़ती है और एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारा आता है। एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे आता है, मेन स्केल पे जो रीडिंग है यानी कि 4 प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल की जो भी रीडिंग हमारी यहाँ से आएगी यहाँ पे वो जोड़ दी जाएगी मेन स्केल में, तो हमारा एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाएगा। ये कैसे निकलेगी वर्नियर की जो भी रीडिंग है हमारी, मेन स्केल की रीडिंग एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए मेन स्केल की रीडिंग जो कि पहले जैसा ही रहेगा, n इंटू लिस्ट काउंट, मतलब वर्नियर की जो लिस्ट काउंट होती है और कितना डिवीजन मतलब कितना भाग वो आगे आया हुआ है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाता है। लिस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम रीडिंग कैच बाय एनी स्केल,
कोई भी स्केल कम से कम कितनी माप सकता है, वही उसकी लिस्ट काउंट कहलाती है। ये mm भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पे। अब अगला पॉइंट है हमारा वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट वर्नियर, दूसरा होता है रेट्रोगेट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है? डायरेक्ट वर्नियर में जो होता है डिवीजन स्लाइटली छोटा होता है मेन स्केल के रीडिंग से। मतलब जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है, डायरेक्ट वर्नियर में क्या होगा, इसकी जो रीडिंग होती है, मेन स्केल की रीडिंग एक यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वर्नियर की यहाँ, यानी कि ये मेन स्केल से छोटा होता है। और दूसरा पॉइंट, अगर मेन स्केल की रीडिंग इस डायरेक्शन में बढ़ती है तो वर्नियर स्केल की रीडिंग भी इसी डायरेक्शन में बढ़ती है। जैसे कि 1 2 3 4 5, उसी प्रकार इसमें भी 1 2 3 4 5। अगला पॉइंट है हमारा डायरेक्ट वर्नियर का लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर n-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, मतलब कि वो मेन स्केल से छोटा होता है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, n यानी कि कितना खाना जो है वर्नियर स्केल में है, और मेन स्केल में n-1 इंटू स्केल, मेन स्केल के लिए यस रिप्रेजेंट किया जाएगा, जहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी n-1/n इंटू यस। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगा हमारा। और दूसरा आता है हमारा लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट के लिए क्या किया जाएगा, मेन स्केल में से वर्नियर स्केल को घटाया जाएगा, जहाँ से वैल्यू आएगी हमारी लिस्ट काउंट की s/n। जो यस जो है हमारा लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल जो है उसकी लिस्ट काउंट है, मतलब वो मेन स्केल कितनी न्यूनतम लंबाई माप सकता है। और n जो है नंबर ऑफ डिवीजन है। अगला पॉइंट है हमारा, क्वेश्चन है एक, डिजाइन है डायरेक्ट वर्नियर स्केल। मतलब डायरेक्ट वर्नियर स्केल हमें डिजाइन करना है फॉर थियोडोलाइट सर्कल हैविंग मेन रीडिंग अप टू 20 मिनट, रिक्वायर्ड लिस्ट काउंट इज 20 सेकेंड। दे क्या रखा है, गिवन डाटा हमारा है, जो उसका मेन स्केल का रीडिंग है 20 मिनट दे रखी है, और लिस्ट काउंट 20 सेकेंड दे रखा है। तो लिस्ट काउंट बराबर, जैसा कि मैंने बताया, फार्मूला होता है लिस्ट काउंट इक्वल टू s/n। n जो है नंबर ऑफ डिवीजन। यहाँ पे एक्चुअली वो डिजाइन करने का मतलब यही है, n की वैल्यू निकालनी होती है हमें। और डायरेक्ट वर्नियर के लिए जैसा कि मैंने बताया था n-1 होता है वैल्यू। तो पहले n निकलेगा कैसे, लिस्ट काउंट बराबर s/n। लिस्ट काउंट 20 सेकेंड दे रखा है, यस की वैल्यू 20 मिनट दे रखा था, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और नीचे n की वैल्यू रहेगी, n रहेगा, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 60, 20 से 20 कट जाएगा, 60 आ जाएगी वैल्यू। चूँकि डायरेक्ट वर्नियर के लिए n की वैल्यू होती है n-1, तो यहाँ पे n बराबर आ जाएगा 59। अगला पॉइंट है हमारा रेट्रोगेट वर्नियर। ये जस्ट अपोजिट होता है डायरेक्ट वर्नियर का, यानी कि इसमें जो रीडिंग होती है मेन स्केल के अपोजिट में होती है। यानी कि मेन स्केल की रीडिंग अगर इस डायरेक्शन में बढ़ रही है तो वर्नियर स्केल की रीडिंग इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, रेट्रोगेट वर्नियर हैज डिवीजन व्हिच आर स्लाइटली लॉन्गर देन दोज ऑफ द मेन स्केल। यानी कि इसमें वर्नियर का जो एक डिवीजन होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू मेन स्केल। इसी प्रकार अगर इसके लिए अगर लिस्ट काउंट निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर होगा n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। जैसा कि मैंने बताया कि ये बड़ा होता है, इस वजह से n+1, n इंटू वी बराबर n+1 इंटू यस। यहाँ से v की वैल्यू ये आ जाएगी, v इक्वल टू n+1 अपॉन n इंटू यस। लिस्ट काउंट के लिए v माइनस यस किया जाएगा, मतलब वर्नियर से स्केल को घटाया जाएगा, जहाँ से लिस्ट काउंट की वैल्यू पहले के समान ही आएगी s/n, जहाँ पे s जो है लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, यानी कि जो मेन स्केल है उसका लिस्ट काउंट है, मतलब वो कितना मेजर कर सकता है। n जो है नंबर ऑफ डिवीजन है, कितने खाने हैं उसमें, कितने डिवीजन है। लिस्ट काउंट को LC से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि हमने डायरेक्ट वर्नियर के लिए डिज़ाइन किया था उसी प्रकार इसमें भी रेट्रोगेट वर्नियर के लिए भी डिज़ाइन किया जाएगा। डिज़ाइन द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल फॉर रिक्वायर्ड लिस्ट काउंट ऑफ 0.05 mm एंड लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 1 mm। दे क्या रखा है इसमें, वर्नियर का दे रखा है लिस्ट काउंट 0.05 mm और मेन स्केल का दे रखा है 1 मीटर। तो लिस्ट काउंट के लिए क्या किया जाएगा, S/N, लिस्ट काउंट की वैल्यू 0.05 mm, इधर रहेगी वैल्यू, S की वैल्यू 1 मीटर ऊपर रहेगी, N नीचे रहेगा, यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी 20। अगला पॉइंट है हमारा, अगर यहाँ से अगर डायरेक्ट वर्नियर डिज़ाइन करना है, चूँकि क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट नहीं दे रखा था, केवल बोला था कि वर्नियर स्केल डिज़ाइन कीजिए, तो अगर डायरेक्ट वर्नियर डिज़ाइन करना है तो उसके लिए N-1 किया जाता है। तो 20 था तो N की वैल्यू आएगी 19। अगर रेट्रोग्रेड वर्नियर है तो उसमें एक जोड़ा जाता है तो N की वैल्यू आएगी 21। अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा, एक्सटेंडेड वर्नियर। मतलब कि एक्सटेंडेड वर्नियर जो होता है, व्हेन मेन स्केल डिवीजन आर वेरी क्लोज एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट एग्जैक्ट मेजरमेंट। मतलब कि अगर मेन स्केल पे जो हमारी रीडिंग है वो इतनी नज़दीक है कि इसको ऐसे पढ़ना या फिर एग्जैक्ट मेजरमेंट पता करना बहुत ही मुश्किल होता है। उस केस में क्या किया जाता है, विस्तारित वर्नियर का प्रयोग किया जाता है जिसको हम एक्सटेंडेड वर्नियर बोलते हैं। और इसके लिए जो वैल्यू आती है हमारी, N डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल बराबर होता है 2N-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल के। चूँकि एक्सटेंडेड वर्नियर है इसलिए यहाँ पे 2N-1 का यूज़ किया जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछ रखा है, NV = TN-1 × S। इस इक्वेशन को याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारा श्रंक स्केल एंड एक्सटेंडेड स्केल। इन दोनों का हम पढ़ते हैं कि क्या चीज़, श्रंक स्केल क्या होती है, एक्सटेंडेड स्केल क्या होती है। श्रंक मतलब कि अगर कोई मैप हमारा है, अगर टाइम बीतता जाता है तो किसी कारणवश पेपर ही है उसमें श्रिंकेज आ जाती है, मतलब वो सिकुड़ जाता है। तो उस केस में जो भी हमारा स्केल होता है उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस केस में हम क्या करते हैं, श्रंक स्केल का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए श्रंक फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। श्रंक फैक्टर क्या होता है, जो भी हमारी श्रंक लेंथ है ऑब्लिक ओरिजिनल लेंथ, मतलब सिकुड़ने के बाद उसकी लंबाई कितनी रह गई है और प्रारंभिक में जब बनाया गया था मैप उस टाइम कितनी थी, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो श्रंक फैक्टर कहलाता है। और श्रंक स्केल क्या कहलाता है, श्रंक स्केल होता है श्रंक फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल स्केल इन द फॉर्म ऑफ RF। मतलब जो भी ओरिजिनल स्केल होती है मैप पे रिप्रेजेंट की जाती है RF के फॉर्म में। श्रंक फैक्टर हमारा होता है हमेशा 1 से छोटा होगा। उसी प्रकार अगर मैप सिकुड़ सकता है, अगर वो प्लास्टिक का हो या फिर किसी और चीज़ का हुआ जो कि है एक्सटेंड कर सकता है, तो उस केस में क्या होगा, वो बढ़ भी सकता है। उसके लिए जो यूज़ किया जाएगा एक्सटेंडर स्केल यूज की जाएगी, मतलब विस्तारित स्केल। उसके लिए क्या करना होगा, एक्सटेंडर फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने श्रंक फैक्टर निकाला था उसी प्रकार एक्सटेंडेड फैक्टर भी निकालेंगे। मतलब बढ़ने के बाद उसकी लंबाई जो है ऑब्लिक ओरिजिनल लंबाई, मतलब इनिशियल स्टेज में उसकी लंबाई क्या थी, उन दोनों का रेशियो क्या लाता है हमारा एक्सटेंडेड फैक्टर। उसी प्रकार एक्सटेंडेड स्केल के लिए किया जाएगा, एक्सटेंडेड फैक्टर में ओरिजिनल स्केल जो उस मैप में रिप्रेजेंट रहती है उसका गुणा कर दिया जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक्सटेंडेड फैक्टर जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है। अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन 1, इफ लाइन length is 15 centimeter on original map is now read as 12 centimeter, then what is the shrunk scale and original scale of drawing is 1 centimeter equal to 100 meter। इसमें क्या दे रखा है, ओरिजिनल स्केल दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 100 मीटर को। इसको हमने पहले जैसे बताया था कि इसको RF में कन्वर्ट करेंगे।
100 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/10,000। श्रंक फैक्टर हमारा दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब इसके लिए क्या किया जाएगा, श्रंक फैक्टर निकाला जाएगा 12 सेंटीमीटर ऑब्लिक प्रेजेंट टाइम में कितनी दिखा रही है 15 सेंटीमीटर ओरिजिनल है, यानी कि श्रंक 12 ऊपर रहेगा 15 जो है नीचे रहेगा। बाद में इसकी वैल्यू आ जाती है 4/5। अब श्रंक स्केल निकालने के लिए क्या किया जाएगा, जो भी हमारा श्रंक फैक्टर है 4/5 जिसे 12/15 इंटू ओरिजिनल स्केल जो हमारा दे रखा था, जिसका मैंने RF निकाला था 1/10,000 आया था, वो वैल्यू इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया जाता है, जिससे श्रंक स्केल की लंबाई, श्रंक स्केल आ जाता है हमारा 1:12,500। श्रंक स्केल 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा हमारा 125 मीटर को। अगर अगला पॉइंट है हमारा एरर ड्यू टू रॉन्ग स्केल। अगर हम रॉन्ग स्केल यूज करते हैं तो हमारा जो भी मेजरमेंट किया जाएगा वो भी गलत होगा, इसके कारण जो आएगी हमारी एरर आएगी। ये क्या होता है, इफ़ वी यूज ए रॉन्ग स्केल टू मेजर ए ऑलरेडी ड्रॉन लाइन ऑन आवर मैप देन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विल नॉट बी करेक्ट। मतलब अगर हम ऑलरेडी कोई लाइन प्लॉट है मैप पे जिसका स्केल कुछ और था, अगर उसको हम प्रेजेंट टाइम में पढ़ते हैं और गलत स्केल के द्वारा पढ़ते हैं तो बेसिकली उसमें एरर आना ही है। इसका एग्जांपल है कि इफ़ 1 सेंटीमीटर और 50 मीटर वाज ओरिजिनल स्केल बट बाय मिस्टेक स्केल वाज यूज इज, हम 50 मीटर की जगह 60 मीटर पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एरर अकर होगा। और एरर के लिए जो क्या किया जाता है, अगर उसको सही करना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, करेक्शन किया जाएगा। करेक्शन हमेशा जो होता है एरर के विपरीत होता है। अगर करेक्शन एरर जो है पॉजिटिव है, करेक्शन निगेटिव होगा, एरर जो है निगेटिव है, करेक्शन पॉजिटिव होगा। अब करेक्टेड लेंथ क्या होता है, उसी प्रकार से जैसे कि अगर हम ऑलरेडी गलती कर चुके हैं तो उसको सही करने के लिए भी जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा करेक्शन निकालता है। अब करेक्टेड लेंथ निकाला जाता है, उसके लिए क्या किया जाएगा, करेक्टेड लेंथ क्या होती है, RF ऑफ रॉन्ग स्केल। मतलब रॉन्ग स्केल की जो भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF होगा उसका तथा ट्रू स्केल का जो RF होगा, उन दोनों का रेशियो जो भी लंबाई मापी गई है, जो इनकरेक्ट लेंथ है, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमारा आ जाता है करेक्टेड लेंथ। इसी प्रकार अगर एरिया है तो अगर जो रॉन्ग स्केल जो हमारा गलती से पढ़ लिया गया, जैसे 50 मीटर की जगह हमें सेंटीमीटर, अगर 50 मीटर को दिखाता है ओरिजिनल है, इसको हमने पढ़ लिया है कि 1 सेंटीमीटर जो है दिखाता है 60 मीटर को, यानी कि यहाँ से जो RF आएगी वो आ जाएगी हमारी नीचे, और जो रॉन्ग स्केल का होता है वो आ जाएगा ऊपर। यहाँ से जो हमारा क्या आता है, लेंथ भी निकल सकती है और एरिया भी निकल सकता है। एरिया के लिए क्या किया जाएगा, स्क्वायर कर लिया जाएगा, और वॉल्यूम के लिए क्या किया जाएगा, क्यूब कर लिया जाएगा। इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है, एक ट्रू इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। मतलब गलत स्केल यूज करेंगे तो गलत लंबाई मापेंगे, और सही स्केल यूज करेंगे तो सही लंबाई मापेंगे। यानी कि अगर हम यूज करते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, ये ट्रू है हमारा, और इससे एरिया मेजर करता है 50 मीटर स्क्वायर का, ये ट्रू है। अगर रॉन्ग पढ़ लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर बराबर 60 मीटर, और एरिया ये मेजर करता है, इससे कुछ कम ही मेजर करेगा, जैसा भी है जो भी है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, ये जो सारी वैल्यू है वो एक तरफ रहेगी और जो रॉन्ग के द्वारा वैल्यू है वो एक तरफ रहेगी। इसको हम अगले एग्जांपल से समझ लेंगे। और अगर लेंथ है तो
RF की वैल्यू सिंगल रहेगी, इस एरिया है तो स्क्वायर कर लिया जाएगा, अगर वॉल्यूम है तो क्यूब कर लिया जाएगा। क्वेश्चन एक हमारा, ए सर्वेयर मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एट द प्लान ड्रॉन टू ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर आवर 40 मीटर एंड रिजल्ट वाज 468 मीटर। यानी कि गिवन डाटा हमारा है, अगर ट्रू डिस्टेंस इसमें पूछ रहा है, अगर स्केल यूज किया जाए 1 सेंटीमीटर आवर 20 मीटर, रॉन्ग स्केल क्या है दे रखा है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 20 मीटर, यहाँ से इसकी RF निकाली जाएगी। 1 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, 20 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो RF की वैल्यू आ जाएगी 1/2000। ट्रू स्केल जो कि है 1 सेंटीमीटर 40 मीटर, यहाँ से इसकी RF की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4000। मेजर डिस्टेंस मतलब 468, सही स्केल यूज करते हैं तो 468 आती है, तो गलत स्केल यूज करेंगे तो कितनी आएगी। ट्रू डिस्टेंस बिटवीन पूछ रहा है, ट्रू डिस्टेंस के लिए क्या होगा, मैंने बताया था RF ऑफ रॉन्ग स्केल, रॉन्ग स्केल का ये RF की वैल्यू ऊपर रहेगी, जो ट्रू है उसकी नीचे रहेगी, यानी कि 1/2000 ऊपर रहेगा, 1/4000 नीचे रहेगा, और मेजर डिस्टेंस जो भी है वो 468 एक तरफ आ जाएगी। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 936, जो कि है हमारा आंसर। 7th पॉइंट है, ये क्वेश्चन है कि अगर एक प्लान का एरिया जो है, जो पहले प्लॉट है 10 मीटर है, स्केल ऑफ 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, मेजर एरिया इज 100.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एज फाउंड बाई प्लानीमीटर। प्लानीमीटर क्या होता है, प्लानीमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी मैप है हमारा, उस मैप में जो भी ड्राइंग है जो बनी हुई है उसका एरिया निकालने के लिए यूज किया जाता है। द प्लान हैज़ फाउंड टू बी श्रंक, ये क्या बाद में क्या पाया जाता है कि प्लान जो है सिकुड़ गया है, सो दैट लाइन ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नाउ मेजर, अगर जो 10 सेंटीमीटर लंबाई है उसको हम प्रेजेंट टाइम में 9.7 सेंटीमीटर ही कंसिडर कर रहे हैं। तो पूछ क्या रहा है, श्रंक स्केल क्या होगा और ट्रू एरिया क्या होगी। श्रंक स्केल के लिए श्रंक लेंथ, यानी कि सिकुड़ने के बाद उसकी लंबाई कितनी मापी जा रही है 9.7 सेंटीमीटर, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। ओरिजिनल स्केल RF जैसा कि उसमें दे रखा है 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, यहाँ से RF की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगा 1/1000, और यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आएगी श्रंक स्केल की 1 सेंटीमीटर बराबर 10.3092 मीटर। ट्रू एरिया निकालना हुआ RF ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन RF ऑफ ट्रू स्केल इनटू मेजर्ड एरिया। जैसा कि मैंने पहले बताया था, एरिया होगा तो उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, वॉल्यूम होगा तो उसका क्यूब कर लिया जाएगा, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं ट्रू ट्रू बराबर रॉन्ग रॉन्ग, यानी कि ट्रू एरिया एंड ट्रू RF एक तरफ आ जाएगा, और रॉन्ग एरिया एंड रॉन्ग RF एक तरफ आ जाएगा। यहाँ से जो है मेजर्ड वैल्यू निकल के चली आएगी। तो RF ऑफ रॉन्ग स्केल जैसे कि 10 आया हमारा, RF ऑफ ट्रू स्केल 9.7 था, और मेजर्ड एरिया हमारे 100.2 था, तो यहाँ से रखेंगे तो ट्रू एरिया निकल के आएगा हमारा 106.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के 2 पॉइंट होते हैं, पहला होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि पहले बड़े से एरिया का सर्वेक्षण कर लिया जाता है, बाद में इसको छोटे छोटे पार्ट में करके सर्वे किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी हमारा एरर होता है वो आके कॉन्साइज हो जाता है और छोटे छोटे पार्ट में बदल जाता है, माइनर एरर जो है वो भी फाइंड आउट कर लिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट, यानी कि अगर कोई नया पॉइंट इस्टेब्लिश करना है तो इसको किसी 2 पॉइंट की सहायता से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा या इस्टेब्लिश किया जाएगा, चाहे वो चेन सर्वे के द्वारा किया जाए या कंपास सर्वे के द्वारा।
जैसे कि अगर थर्ड पॉइंट है हमारा, तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए ए और बी की सहायता ली जाएगी, जिससे ये बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। कंपास सर्वे के द्वारा भी 2 एंगल निकाले जाते हैं तीसरे पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए। बाद में आता है हमारा ट्रेवर्स सर्वे। ट्रेवर्स सर्वे में क्या करते हैं, उस एरिया को क्लोज कर लेते हैं। रिकनेंस सर्वे, इट इज़ द प्राइमरी और रफ सर्वे। जो भी प्राइमरी सर्वे होता है या फिर रफ सर्वे होता है, उसे रिकनेंस सर्वे करते हैं। ये एक तरह से एरिया का रफ डायग्राम बनाने के लिए किया जाता है कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। थैंक यू।